हिंदी के शब्द भेद चैप्टर में तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। उन तत्सम तद्भव शब्दों में ये क्या हैं? तत्सम और तद्भव कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि जो शब्द पहले थे, जो संस्कृत भाषा में बोले जाते थे, जब लोगों को उन शब्दों को बोलने में परेशानी हुई तो व्यक्तियों ने उस शब्द को आसान कर लिया, आसान बना लिया उस शब्द को। जैसे जो आसान वाले शब्द बने उनको कहा गया तद्भव शब्द, और पहले जो शब्द थे वो तत्सम शब्द थे। अर्थात जो तत्सम शब्द है, तत्सम का मीन्स होता है, तत् मीन्स होता है उसके, और सम मीन्स होता है समान। तत् मीन्स उसके और सम मीन्स समान, अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी जो शब्द संस्कृत के हैं या संस्कृत के शब्दों के समान हैं, वो शब्द हैं तत्सम शब्द। दूसरे होते हैं तद्भव शब्द। तद मीन्स होता है उत्पन्न, और भव मीन्स होता है होना। तद मीन्स उत्पन्न और भव मीन्स होना, अर्थात जो शब्द उत्पन्न हुए हैं, किससे उत्पन्न हुए हैं? तत्सम से। उत्पन्न होना इसका मीनिंग है, और किससे उत्पन्न होना? तत्सम से उत्पन्न होना। जो शब्द तत्सम और तद्भव शब्द तत्सम से उत्पन्न हुए हैं, और तत्सम किसके सम? संस्कृत के शब्द। जैसे पहले एक शब्द हुआ करता था कर्ण, कान को कहते थे, कान को। नासिका, नाक को कहते थे। हस्ती, ये वाला, हाथ को कहा जाता था। लेकिन क्या हुआ, जब कर्ण बोलने में समस्या आई, समस्या क्या कि लोग ने, जैसे पहले कहते थे मात्र, माता को मात्र कहते थे। उसके बाद उसका और शॉर्ट बना लिया, मात्र थोड़ा हार्ड था, उसको कहना शुरू कर दिया माता। उसके बाद उसको और शॉर्ट बना लिया मां, और उसको फिर और शॉर्ट बना लिया मोम, है ना। तो शॉर्ट बनाते जा रहे हैं। तो जो आसान शब्द बना लिए हार्ड से बदलकर, वो ही क्या कहलाए? वो तद्भव कहलाए। जैसे कर्ण को कहने लग गए कान, नासिका को नाक, और हस्ती को हाथ। ये तत्सम थे, ये तद्भव हो गए। ये तत्सम, ये संस्कृत के समान थे, और ये हो गए तद्भव शब्द। ये बस तत्सम। बोर्ड पर जो पहले लिखे गए शब्द हैं वो लिखे गए हैं तद्भव शब्द। अगर आप किसी किताब से पढ़ोगे तो पहले आपको तत्सम लिखे हुए मिलेंगे। तत्सम पढ़ाने को मैं भी तत्सम लिख देता, लेकिन बात यह है किताब है वो, उस किताब में कोई समझाने वाले नहीं, अध्यापक उसको समझाएगा, फिर अध्यापक वैसे ही समझा देता है जैसे शुरू में उसमें लिखे हुए हैं। पहले तत्सम लिखे, तत्सम लिखता है, फिर बाद में तद्भव लिखते हैं। लेकिन इन शब्दों को अगर मैं अब जो तद्भव लिखे हुए हैं इनके तत्सम लिखेंगे, कौन से वाले होते हैं तत्सम? हार्ड वाले, यानी संस्कृत वाले। तो आसान वाले लिख दिए गए हैं। मैंने पहले तद्भव इसलिए लिखे हैं ताकि हमें याद हो जाए। जैसे भाई आसान तो धन, धान, कहानी, ये आसान शब्द है, ये तो याद है। इनका क्या याद करना? याद तो उनका करना है ना तत्सम का, तो दिमाग उन पर लगाया जाएगा। तो उनको याद करने के लिए वो बाद में लिखे जा रहे हैं। कोई नहीं है एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, वो तो बस 4 ऑप्शन देगा, बताओ कौन सा तत्सम है, 4 ऑप्शन देगा, बताओ कौन सा तद्भव। ऐसे छाटे, उसका कोई ये थोड़ी ना कि पहले लिख के देगा कि बाद में देगा। उसका ये थोड़ी ना पता है कि तत्सम ही देगा, तद्भव पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। जब एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, हम भी तो कुछ भी पढ़ सकते हैं भाई, हमारा तरीका है याद रखने का, हम कैसे भी याद रखें उसको। तो जो अखाड़ा शब्द है, अखाड़ा तद्भव है, इसका क्या बनेगा? अखाड़ा का अक्षावट। बात को समझिएगा जरा आप। जहां कहीं पर ये कक्षा वाला आ जाए या ज्यादातर कहीं पर आधा अक्षर आए, ये नहीं कह रही कि 100% ट्रिक लगेगी, तरीका है। वैसे तो मैं इतने लिखा दूंगा आपको कि इनमें से ही मिलता है एग्जाम में, जो मैं लिखाऊंगा आपको इनमें से ही मिलता है। कुछ इस क्लास में हो जाएंगे, कुछ नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई एग्जामिनर ऐसा पूछ ले जो हमारा ना पढ़ा हुआ हो, उसमें आप क्या ध्यान लगाओगे? आप ये देखना कि ज्यादातर जहां पर हार्ड
अक्षर आए होंगे हार्ड वाले, जैसे कक्ष ये हो गया, या बड़ा वाला स आए, पेचरा से वाला आ जाए, त्रिशूल ज्ञ ज्ञानी ठे आ जाए, ठे ठे, वहां पर कौन सा होगा ज्यादातर? तत्सम ही होगा। हार्ड वर्ड भाई, हार्ड को ही तो आसान बनाया है ना। अखाड़ा इसी से मिलता जुलता है थोड़ा सा, इसको कहना शुरू कर दिया। जैसे इलायची को इला, क्या कहेंगे? इला। केला कदली, कदली। कहानी कथानिका, भाई कथा, कथा तो होती कथा, कहानी को ही कहते हैं कथानिका। बहुत बड़ा हो रहा था, इसको क्या कर दिया? छोटा। धान धान्य, धन आ रहा था, सोड बनाया, इसको सीधा ही कह दिया धान, यही हटा दिया। पड़ोस प्रतिवेश, पड़ोस प्रतिवेश है ना, इसको भी शॉर्ट कर लिया, आधा र आया है इसी में, इस वाले से बड़ा स आया है, तत्सम है। छाता छत्र, त्र आया है, छत्र। नेवला नकुल, नकुल। बनिया वाणिक, बनिया का तत्सम था वाणिक, उसको भी शॉर्ट किया, उसको भी बनिया कहा। पापड़ परपट, देखो इसको भी आसान बनाया, पापड़ परपट, पापड़ बोल दिया सीधा। बिच्छू वृश्चिक, वृश्चिक बिच्छू को कहा गया। इधर आते हैं मच्छर शब्द लिखा है, मच्छर, मच्छक का, मच्छर का था मशक, मशक, मशक। पसीना प्रस्वेद, प्रस्वेद इसे कहते हैं प्रेस संस्कृत में। लौंग लवंग, लौंग का तत्सम लवंग। लोमड़ी लोमसा, लोमसा होता है इसका तत्सम। अटारी अट्टालिका, अटारी का तत्सम अट्टालिका बनता है। जामुन जम्मू, जामुन का जम्बू। नेक्स्ट बैल बलिवर्द, बैल का तत्सम बलिवर्द बनता है। नेक्स्ट त्योहार तिथिवार, तिथिवार मतलब तिथि के अनुसार आया हुआ वार त्योहार कहलाता है। हार था, सीधे कह दिया त्योहार। हिरन, ये वाला सवाल विधान परिषद सचिवालय में हमसे पूछा गया था और इसको आपको ध्यान से दे रखना है। अगर आज मेरी बात नहीं सुनोगे तो आपका ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। ये है जैसे हिरन है, यहां ध्यान देना है आपको, इसका बनता है हरिण। मात्रा पर ध्यान दो, मात्रा पर, ठीक है। कभी ऋण को देख लो और मात्रा है कि है पे रहने दो, मात्रा भी इसकी कैसे हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, चेंज। भतीजा, भतीजा, भतीजा का बनेगा भ्रातव्य, भ्रातव्य। पलंग बहुत पूछा जाता है, ये वाला पलंग का बनता है पर्यंक, पलंग, पलंग का तत्सम होता है पर्यंक, पर्यंक। नेक्स्ट लिखा है पतोहू, पतोहू का तत्सम होता है पुत्रवधू, पुत्रवधू, पतोहू पुत्रवधू। देखो जरा कटा तो नहीं। नेक्स्ट समझ, समझ होता है संबुद्धि, संबुद्धि। भाई बात तो समझो कि जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति मतलब समझ आई थी, समझ ही तो आई थी उनको, सही क्या है गलत क्या है, विवेक उत्पन्न हुआ था उनमें। समझ, समझ मतलब संबुद्धि, और संबुद्धि संबोधि, ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाई थी? संबोधि। तो वो संबोधि शब्द कहां से आया? भाई समझ से ही तो आया था वो। तो पहले कहते थे, पहले संबोधि कहते होंगे, फिर संबुद्धि कहते होंगे, आज क्या कहते हैं?
आज कहते हैं समझ कहते हैं। जैसे आज मोम कहते हैं, फिर माँ कहते थे, उससे पहले माता कहते, उससे पहले मात्र कहते थे, होता था ना। तो ऐसे चेंजिंग होती जा रही है। ओखली का बनता है उलूखल, उलूखल। चितेरा चित्रकार, चित्रकार। ये हार्ड है, ये ऐसे याद रखना है इसको। कभी समझो कि आज तो चित्रकार कहते हैं, हार्ड है। देखो जरा, गांठ मतलब ग्रंथि, ग्रंथि। मोती बहुत पूछा जाता है, मोती। मुक्ता या मौक्तिक, जो भी दे आंसर लगा दियो, मुक्ता या मौक्तिक, जैसे भी दे आंसर हो जाएगा। कपास का तत्सम बनता है करपास, करपास। कपास का तत्सम करपास। कंधा, ये वाला कंधा, कंधे का होता है स्कंध, कंधा। स्कंध तत्सम बनता है स्कंध। अखरोट, अछोट, ये वाला ऐसे लिखेंगे अक्षोट। अखरोट का बनेगा अक्षोट। कूप, कूप का होता है भाई कुआ, कुआ। गहरा, गहरे का तत्सम बनेगा गंभीर, गंभीर मतलब गहरा। वह गंभीर विचार में उसे गंभीर चोट आई, मतलब गहरी चोट आई। पुराना, पुराने का बनेगा पुरातन, पुरातन। इसका तत्सम बन जाएगा पुरातन। एक बार करते हैं रिवीजन इनका, फिर आगे एक पेपर सेट्स लगाएंगे हिंदी का। बताओ, इनको रफ कर रहे हैं। बताओ, तद्भव है, क्या फायदा है? फायदा यह है कि तद्भव हम बोलेंगे, बोर्ड पर लिखे हुए तत्सम बताए जाएंगे, हार्ड वाले बताए जाएंगे। अगर हार्ड वाले लिखे हुए होते यहाँ, तत्सम होते लिखे हुए, तो आसान तो बोल ही देते, बोल देते नहीं बोल देते। लेकिन जब तत्सम लिखेंगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा, याद होंगे। इस वजह से मैंने ये पहले तद्भव लिखे थे, ये तरीका है याद करने का। तद्भव लिखे हो, बताओ। अखाड़ा, अक्सावट। इलायची, एला। कदली, केला। कहानी, कथानिका। धान, धान्य। पड़ोस, प्रतिवेश। छाता, छत्र। नेवला, नकुल। बनिया, वाणिक। पापड़, परपट। बिच्छू, वृश्चिक, वृश्चिक। ये भी तद्भव है, इनको रफ करते हैं। बताइए, मच्छर का मशक, मशक। या कई जगह मैंने मत्सर भी पढ़ा है, मत्सर चलता है, कोई नहीं। हो सकता है कि वे पहले मत्सर कहते हो, फिर मशक कहते हो, आज मच्छर कहते हो। माता वाला उदाहरण ले लो, हो सकता है मैंने पढ़ा उसको भी। पसीना का प्रस्वेद। लौंग, लवंग। लोमड़ी, लोमसा। अटारी, अट्टालिका। जामुन, जम्बू। बैल, बलिवर्द। त्योहार, तिथिवार। हिरण, हरिण। ई की मात्रा पर ध्यान देना है। भतीजा, भ्रातव्य। पलंग, पर्यंक। ये बहुत पूछा जाता है, इनको भी रफ करते हैं। बताओ, पतोहू, पुत्रवधू। समझ, समबुद्धि। ओखली, उलूखल। चितेरा, चित्रकार। गांठ, ग्रंथि। मोती, मुक्तक या मुक्ता या मौक्तिक, जैसे भी दे। कपास, करपास। कंधा, स्कंध। अखरोट, अक्षोट। कूप, कुआ। गहरा, गंभीर। और पुराना, पुरातन। ये हो गए तत्सम तद्भव। अब बारी है एक पेपर सेट लगाने की। एक पेपर सेट और सोल्व करेंगे हिंदी का। ये मेरे पास एक बुक है, बुक का पेपर सेट है, अच्छे सवाल है सारे के सारे। पहला सवाल है, आपको बताना है कि छंद के अंग कौन कौन से हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? पहले ऑप्शन पर दिया है यति, ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है गति, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है तुक, और एक ऑप्शन दिया है, फोर्थ ऑप्शन दिया है ये सभी। क्या है? छंद के अंग कौन से हैं? क्या लगाएं? तुक। छंद के अंग इनमें से कौन सा है या सभी छंद के अंग? मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि छंद के प्रकार अगर पूछ ले तो छंद के प्रकार हैं दो, मुक्तक छंद, वर्णिक छंद।
सॉरी मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मुक्तक छंद अपने आप में कोई छंद नहीं होता, पिछली वाली वीडियो में समझा दिया था। यति, गति, तुक, ये सभी क्या हैं? ये छंद के अंग हैं। इसके अतिरिक्त छंद के अंग तो और भी हैं। और कौन कौन से अंग हैं उनको भी समझने का एक बार प्रयास करेंगे। एक तो होता है चरण, चरण, चरण। एक होता है शब्द या पद, शब्द या पद। और क्या रह गया? एक होता है विराम। यति तो हो गया, यति विराम। चलो इसी को समझिएगा। यति पहले कौन सा? पहले सबसे पहले शब्द और पद को आप समझिए। शब्द और पद में अंतर क्या होता है? होते तो एक ही हैं लेकिन अंतर होता है कुछ। शब्द होता है कि जब अपने आप में अकेला कोई लिखा हुआ हो, वाक्य में प्रयोग ना हुआ हो कोई एक ऐसा वर्णों का समूह जिसका अर्थ तो हो लेकिन अकेला हो। अगर यहां लिख दिया जाए कि कमल, केवल कमल लिखा है, कमल शब्द है, पद बना दे इसको, कमल सरोवर में खिलता है, सरोवर में खिलता है। अब हो गया ये पद। जब एक शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वो शब्द शब्द नहीं रहता, वो पद बन जाता है, ये पद हो जाएगा। शब्द और पद दोनों समझ आ गए क्या होता है। अब जो शब्दों का समूह होता है उसको हम हिंदी पढ़ते समय में कहते हैं वाक्य। भाई हिंदी में पढ़ेंगे हम, वर्ण में उसमें पढ़ेंगे ना, व्याकरण में। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। लेकिन छंद में वाक्य नहीं कहते, छंद में उस समूह को कहते हैं चरण, उसको चरण कहते हैं, उसको चरण कहते हैं। जैसे ये कहा गया है, एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। ये पूरे एक जहां कोमा लगा दिया गया तो समझो वहां एक चरण पूरा हो गया। जैसे चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। दोहा और सोरठा में कितने कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। दोहा करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान। यहां लिखो कि करत करत अभ्यास से, हमने ये वाला विराम लगा दिया, अल्प विराम कहते हैं इसको, पढ़ाएंगे किसी दिन वीडियो में, अगले विराम के बारे में। करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान, 2 चरण हो गए, यहां पूर्ण विराम लगाओ। उसके बाद रसरी यावत जात से सिल पर होत निशान, ये 4 चरण हो गए, इसको कहते हैं चरण। वाक्य तो नहीं कहते ना, छंद पढ़ते समय क्या कहते हैं? चरण। बात तो वही है लेकिन क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। चरण वाला नहीं, पैरों वाला नहीं, चरण, पंक्ति के, पंक्ति मतलब। आगे भी देखते हैं। उसके बाद अब ये क्या होता है? तुक, तुक, गति और यह क्या, ये यति क्या होते हैं? इनको भी समझिएगा। एक जरा लिख ही लेते हैं, उसी से बातें समझ आ जाएंगी। कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा, छोटा छोटा लिख लेंगे, कोई नहीं। एक चरण पूरा हो गया। जड़मत होए सुजान, ये दूसरा चरण भी इसका हो गया पूरा। ठीक, आगे लिखते हैं, रसरी यावत जात से सिल पर होत निशान। सिल पर होत निशान, ये पूरा हो गया। तो यहां से यहां तक तो ये चरण हो गए, ये बात तो हमें समझ आई है। अब बात को समझिएगा, अब हमें क्या समझना है, आपको समझा रहे हैं। अब यति क्या होता है? यति, यति का मीन्स होता है विराम। यति का मीन्स होता है विराम। विराम मतलब रुकना। जब छंद को पढ़ रहे होते हैं तो बीच बीच में कहीं रुकते, बीच बीच में कहीं रुकते हैं, उस रुकने की ही जगह को क्या कहा जाता है? विराम कहते हैं, उसको यति कहते हैं। जैसे करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान, यहां बीच में रुके कुछ समय के लिए, वो रुकने का ही समय क्या है? यति है। ये छंद के अंग हम पढ़ रहे हैं। यति समझ आ गया क्या होता है? यति को विराम भी कहते हैं। आगे शब्द है गति, और गति को क्या कहते हैं?
गति को कहते हैं लय। लय, गाने की लय है ना। पहले जो गाने हुआ करते थे 2000 के आसपास के, 2000, 2002, 2005 तक के गाने, उन गानों में लय होती थी। आज के गानों को यही नहीं पता क्या चल रहा है, उन गानों में लय होती थी, है ना। सिंगर इतने अच्छे तरीके से उन गानों को गाता था, बहुत अच्छे। जैसे इसी को समझिएगा, अगर ये कहा जाए, पहले मेरे बोलने के तरीके को सुनिएगा आप। करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। कोई लय नहीं आई। अगर इसी को गा करके कहा जाए, करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान, तो इसमें और लय आई है। और इसी को अगर गा करके सुना जाए तो और इसमें लय आ जाएगी, तो उसे कहते हैं लय, गति या लय। ठीक, आगे आगे आता है तुक। तुक क्या होता है? तुक, तुक होता है कि जो शब्द होते हैं ना, शब्दों के तालमेल को तुक कहते हैं। तुक, जैसे ये देखो जरा कितने अच्छे से सजोया गया है इन पंक्तियों को। करत करत अभ्यास से, पहले इसका मीनिंग तो पता है, ये कहना चाह रहा है कि बार बार अभ्यास करने से जड़मत होए सुजान, कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान, जिस प्रकार से बाल्टी कुएं से जो पानी निकालते हैं रस्सी से बंधी हुई होती थी, अब तो नहीं होती है। जो रस्सी से बाल्टी बंधी होती थी, पानी निकलता, और वो रस्सी बार बार कुएं में आती जाती थी और बार बार पत्थर पर रगड़ होती थी, तो पत्थर पर भी निशान कर देती थी। रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। कौन से अलंकार का उदाहरण है ये? अलंकार जब पूछेगा तो दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? दृष्टांत। दृष्टांत उदाहरण में ना, अलंकार में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। बिंब प्रतिबिंब का भाव का मतलब ये है कि कवि जब कोई बात कहता है ना, तो उसके लिए एग्जाम्पल भी देता है। करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान, अपनी बात कहना चाह रहा है और ये उदाहरण दे रहा है। उदाहरण, एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, और किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। उदाहरण दे रहा है। बिंब प्रतिबिंब का भाव किस अलंकार में होता है बताओ? दृष्टांत अलंकार में। दृष्टांत अलंकार में तो हमने समझ लिया यति को, हमने समझ लिया गति को, हमने समझ लिया चरण को, शब्द को। अब ये तुक और रह गया। तुक को समझिएगा कि करत करत अभ्यास से आया है। देखो, जड़मत होए सुजान, सुजान कितना बढ़िया तरीके से सजाया है ना। आन, बड़ा वाला आन और बड़ा वाला आन, है ना। यहाँ भी से आया है तो यहाँ भी से आया है। इसको कहते हैं क्या? तुक है। इसे कहते हैं तुक। तुक है ना, ये तुक है। अगला सवाल देखते हैं। अभी एक सवाल हुआ है, 5-7 मिनट हो गए, एक ही प्रैक्टिस सेट का एक ही सवाल हुआ है, कोई बात नहीं। बताओ, छंद शब्द का जो जिक्र है वो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और छंद का जनक किसे माना जाता है? पिंगल ऋषि को। किसको मानते हैं? पिंगल ऋषि को मानते हैं। पिंगल ऋषि को। ये छंद के क्या थे? ये थे अंग। ये जो समझाया मैंने आपको, ये अंग थे। और प्रकार कितने बताए? 2। वो पिछली वीडियो में हो गए थे। किसी दिन पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहा जाता है? उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहा जाता है? उपमेय और उपमान, जिसकी तुलना की जाए, जिससे की जाए, उपमेय और उपमान। उसने एक शब्द यूज कर दिया, कल्पित। कल्पित मतलब कल्पना। कल्पना मतलब वो मानना। और जहां मान लिया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसे? बात को समझिएगा जरा। अगर ये कहा जाए आपसे कि वह घर ताजमहल है, वह घर ताजमहल है, तो बात को समझो कि घर को क्या कहा गया है? ताजमहल है। ताज, एक बात ध्यान दो कि जब कह ही दिया जाए, आवाज लग रही नीचे देखिए, जब कह ही दिया जाए
बीच में ना संभावना हो, कोई डाउट ही ना हो बिल्कुल, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। कैसे? यह घर ताजमहल है। भाई घर को क्या कौन सा रूप दे दिया? ताजमहल। तो ऐसे याद रख लो मेरे तरीके से रूपक अलंकार को। इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार को कैसे याद रखोगे कि दो संज्ञा शब्द एक साथ आए होंगे। ये बात कहीं किसी किताब में ना मिलेगी लिखी हुई, कहीं नहीं मिलेगी। दो संज्ञा शब्द एक साथ आए हुए होंगे, दोनों संज्ञा शब्द। भाई जिसकी कंपेयर हो रही है और जिससे हो रही है वो दोनों शब्द एक साथ, बीच में कोई शब्द नहीं होगा। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, आता है कोई? कुछ नहीं आता। हरि के चरण कमल के समा कमल ही कह दिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। चंद्रमा और खिलौना, क्या दोनों के बीच में कुछ आया? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। उसका मुख चंद्रमा है, कोई शब्द आया नहीं। लेकिन बीच में अगर कोई शब्द लगा दें, जैसे अगर ये कहा जाए कि वह घर ताजमहल के समान है, तो अब कौन सा हो जाएगा? कंपेयर कराई जा रही है। अब इन दोनों में क्या आया है? ताजमहल के समान है, ताजमहल के समान सुंदर है। मतलब ताजमहल भी सुंदर है, घर भी सुंदर है, दोनों की क्वालिटी है कि सुंदर है, और सुंदर सुंदर क्वालिटी सेम सेम होते हुए घर को ताजमहल ही कह दिया। कंपेयर कराई जा रही है, तो कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हो जाता है। अगर यह कहा जाए कि मानो वह घर ताजमहल है, तो अब कल्पना की गई है। कल्पना ये क्या है? यहां क्या हुई है? कल्पना हुई है, कल्पना। और जब कल्पना होती है, माना जाता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां कौन सा अलंकार बनेगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। कौन सा? उस काल माने क्रोध के तनु का अपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो शब्द आया है, कौन सा अलंकार लगा दें? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां मानो आएगा वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हम लगा देते हैं। आगे और समझ लो इसी स्टोरी को। यहां क्या कहा गया है? यहां अगर ये कहा जाता कि ये वह घर है या ताजमहल, वह घर है या ताजमहल है, वह घर है या ताजमहल, या यस। अब कौन सा लगाएं यहां? अब बताओ अब कौन सा लगाएं? भ्रांतिमान नहीं लगाएंगे, भ्रांतिमान तो अलग हो जाएगा। यहां लगाएंगे हम संदेह अलंकार। संदेह है ना, यहां कौन सा होगा? संदेह। मेरी बात को समझिएगा जरा, काम की बात बता रहे हैं। संदेह अलंकार कहां होता है? संदेह अलंकार होता है वहां जहां दिमाग खराब होता है। दिमाग खराब कैसे? दिमाग खराब रास्ते में जाते समय, खेत में अगर हम जा रहे हैं और चखड़ोड़ में कुछ पड़ा है जो हमें वही क्रॉस करनी है, बाइक से अपनी या साइकिल से है सवार है, रास्ते में इधर भी के चखड़ोड़ है और उसमें कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, एक बार को तो लगता है कि वो सांप है, एक बार को लगता है कि पत्ती का तुनका है, जो सांप की तरह नजर आ रहा है। दिमाग खराब है। जाएं या ना जाएं, जाएं या ना जाएं, रस्सी है या सांप है। कभी लग रहा है कि पत्ती का तुनका, कभी कर रस्सी की तरह, कभी लग रहा है कि सांप ही है। रस्सी है या सांप है। जब खड़े हैं, विचार कर रहे हैं, जाएं हैं कि ना जाएं, रिस्क लें या ना लें। जब तक दिमाग खराब है तब तक संदेह है। भ्रम भ्रांतिमान कहाँ होता है? फिर भ्रांतिमान होता वहां है कि वो वास्तव में कुछ और, हम कुछ और समझ लें। थी तो वो रस्सी, हमने समझा सांप और हम वापस आ गए। क्या अब हमारा दिमाग खराब है? टेंशन भले ही वाह, ये हमारी गलतफहमी है कि हम कुछ और समझे बैठे हैं, लेकिन दिमाग तो खराब नहीं है ना। रस्सी थी, हमने सांप समझ लिया, हम गए नहीं, आगे दूसरे रास्ते से जाएंगे हम। जब तक दिमाग खराब है तो संदेह, और जब वास्तविकता कुछ और थी, हमने कुछ और समझ लिया, तब कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। नाच अचानक ही पड़े वन मोर, नाच अचानक ही पड़े बिन
पावस वन मोर, नाच अचानक ही पड़े विन पावस वन। मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि जो भगवान कृष्ण है उनका भी रंग सांवला है, उनका भी रंग काला है, और जो बादल की घटा होती है उसका भी रंग कैसा होता है, काला। आए तो भगवान कृष्ण थे, मोर को लगा कि बादल आ रहे हैं, घटाएं आएंगी, काली काली घटाएं आ रही हैं, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, नृत्य करना शुरू कर दिया। जानत हो नंदित करे यह दिशि नंद किशोर, और नाच अचानक ही उठे विन पावस वन मोर। आए तो भगवान कृष्ण और मोरों को लगने लगा कि काली घटाएं आ रही हैं, क्योंकि दोनों काले, वो भ्रमित हो गए ना, कुछ और को कुछ और समझ लिया, कुछ और समझ लिया, वहां भ्रांति माना लगा होता है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, और सोचता अन्य यह सुख कौन है। कौन सा अलंकार आएगा, इसमें भी भ्रांतिमान अलंकार आता है, भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। तो यहां मेरे अब सवाल को समझिएगा, बाकी जो जब टॉपिक पढ़ाएंगे अलंकार वाला बहुत अच्छे से क्लियर करा देंगे। जब भी एग्जामिनर पूछेगा आप गलत ना करके आओगे, इतना बढ़िया अलंकार बढ़ा देंगे। बात यह है, इन्होंने ये कह दिया था, इसमें हम लगाने को इसमें डाउट हो जाता कि उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना। भाई कल्पित का मतलब कल्पना होता है, कल्पना मतलब मानना, संभावना भले ही आया है, संभावना संदेह भले ही हो, लेकिन कल्पित आ गया ना, तो कौन सा लगाएंगे, उत्प्रेक्षा लगाएंगे हम, उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। कल्पना मतलब नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी है, नारी की ही सारी है या सारी की सारी नारी है। कौन सा अलंकार लगाएं, नहीं, या पता नहीं चल पा रहा, नारी है कि साड़ी है नारी है, पता नहीं चल रहा, तो दिमाग खराब है ना। सामने गए हैं कपड़ा खरीदने के लिए, एक प्रतिमा को इतने सुंदर तरीके से सजाकर खड़ी कर देते हैं ना, वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई नारी हो। अब विचार कर रहे हैं कि नारी है साड़ी है ना, दिमाग खराब है ना, वहां जाकर खड़ा हो जाए पास, नहीं है ना, वो सब बातें आगे चर्चा करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न है भी, अगला प्रश्न है हमारा कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अपना काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब होता है अपना काम निकालना। आगे बताओ, उल्लू बोलने का मतलब क्या होता है, उल्लू बोलना, उल्लू बोलना मतलब उजाड़ होना, समझते हो, उल्लू बोलना मतलब उजाड़ होना, उल्लू बोलना मतलब उजाड़ होना। आगे बताओ, एक मुहावरा मैंने आपको और पढ़ाया हो, हाथ के तोते उड़ना, हाथ के तोते उड़ना, आश्चर्यचकित होना। हाँ, आगे है नेक्स्ट, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, किसी का कहीं का ना रहना। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का मतलब कहीं का ना रहना। आगे बताओ, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जहां गए वहीं के हो गए। गंगा चले गए तो गंगादास हो गए, हर हर गंगे, गंगा को ही मानने लग गए। जमुना के किनारे चले गए तो जमुना के हो गए, जय जय जमुना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। थाली का बैंगन होना मतलब सिद्धांतहीन होना। बैंगन थाली में रख दो, कभी इधर को गिरेगा कभी इधर गिरेगा, उसका कुछ पता है किधर गिरेगा, नहीं गिरेगा, पता ही नहीं किधर गिर जाए तो सिद्धांतहीन। बेपेंदी का लोटा, सिद्धांतहीन। भाई पेंदी है जिसमें, तो उसको पता है कि भारी है उधर को ही गिरेगा, लेकिन बेपेंदी का लोटा पता नहीं, बताओ किधर को भी गिर सकता है। तो थाली का बैंगन सिद्धांतहीन, बेपेंदी का लोटा सिद्धांतहीन। अगला प्रश्न इनका देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, ये बताओ समष्टि का विलोम क्या होगा। पिछली क्लास में समझा तो बहुत अच्छे से, व्यष्टि। समष्टि मतलब सबको एक साथ लेना, सबकी एक साथ जोड़ गांठ करना, पूरा परिवार एक साथ, सब समष्टि का मतलब सबको एक साथ। व्यष्टि मतलब अलग अलग, वी अपोजिट शब्द लगा हुआ है। 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, उनमें से आप पहचाने कि कौन सा शब्द है। पहले मैं लिख दूं, 4 शब्द लिखे गए हैं, धीर, मनीषी,
प्राज्ञ, विबुध। और आपको बताना ये था इसमें से कि कौन सा शब्द है जो शब्द पंडित का पर्यायवाची नहीं है, पंडित का पर्यायवाची नहीं है। बताइएगा जरा, करो विचार, दिमाग लगाओ, कर पाओगे आप इसको। धीर, मनीषी, प्राज्ञ और विबुध। बिल्कुल अगर नोटबुक उठाओगे मेरे लिखाए हुए पर्यायवाची शब्दों की तो आपको इस आंसर का आंसर मिल जाएगा। कौन सा? धीर। धीर तो होता है, धीर, धैर्यवान, अपने आप को धैर्य रखता है ना, घंटों तक समाधि में लीन हो जाता है। किसका पर्यायवाची? पंडित का। मनीषी, मुनि, विद्वान। विद्वान को कहते हैं, पंडित माने चतुर होता है ना, विद्वान ही होता है चतुर। मनीषी को चतुर कहते हैं, विद्वान कहते हैं, हो जाएगा ये भी। प्राज्ञ, प्र मतलब प्रमुख, प्रखर, ऊंचे शिखर वाला। ज्ञान माने ज्ञानता, ज्ञान, ऊंचे शिखर का ज्ञान हो, पंडित चतुर होगा ना वो, ये भी है पर्यायवाची उसका। विबुध माने होता है देवता। मेरी उठाई लिखाई भी नोटबुक कर उठाओगे तो उस नोटबुक में आपको लिखा मिलेगा विबुध किसका पर्यायवाची है? देवता का पर्यायवाची है, देवता का पर्यायवाची, देवता। अगला सवाल है, शब्द है प्रत्येक, और आपको बताना है प्रत्येक में कौन सा क्या पूछा है? इन्होंने पूछा उपसर्ग है। प्रत्येक, प्रत्येक में लगा हुआ उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति। क्या होता है उपसर्ग बताओ? जो शब्द के आगे आते हैं। पहले आप मुझे बताओ कि उपसर्ग का भी कोई अर्थ होता है कि नहीं होता? क्या उपसर्ग का कोई अर्थ होता है? क्या उपसर्ग अपने आप में शब्द होते हैं? सवाल तो ऐसे ही पूछेगा, ये थोड़ी ना पूछेगा बताओ उपसर्ग कहाँ लगता। भाई ऐसा ही बनोगे, दरोगा बनोगे तो स्टार तो ये थोड़ी पूछेगा उपसर्ग कहाँ लगता है, वो तो लाएगा निकाल के बात उस लायक की। पहले आप मुझे ये बात बताओ कि क्या उपसर्ग शब्द का कोई अर्थ होता है या नहीं होता? उपसर्ग का अर्थ होता है, और उपसर्ग का अर्थ होता है जब किसी शब्द के आगे लग जाता है तो उस शब्द के अर्थ को भी परिवर्तित कर देता है। एक शब्द है गुनाह, गुनाह, अगर इसके आगे गुनाह होता है, गुनाह, इसके आगे अगर बे लगा दें तो क्या हो जाएगा? बेगुनाह हो जाएगा। जैसे शब्द है आजीवन में लगा हुआ उपसर्ग है आ, उसका मतलब होता है जीवन भर, आ। प्रति, प्रति का अर्थ होता है सामने भी होता है उल्टा भी होता है। परा का अर्थ होता है दूसरा, भाव पराभाव, दूसरे के प्रति भाव। तो जो उपसर्ग मेरे समझाने का मतलब है कि उपसर्ग शब्द का अपना एक अर्थ होता है। आप मुझे बताओ क्या उपसर्ग शब्द होते हैं? शब्द तो पता है, शब्द क्या होता है अभी समझाया। शब्द के लिए ऐसे नहीं कि शब्द लिख दिया जैसे मैं, ले, कै, ये मलक शब्द है कि नहीं? आप मुझे बताओ शब्द है या नहीं है? नहीं है। शब्द के लिए ऐसे नहीं, शब्द की एक शर्त है। कमल, जो वर्ण यहां लिखे वही वर्ण यहां लिखे गए हैं, लेकिन इनको लिखने के बाद इनका एक मतलब बनता है, इनका मतलब नहीं बनता। जब मतलब नहीं बनता तो फिर उसको शब्द नहीं कहेंगे। ये शब्द है, ये शब्द नहीं है, तो ये शब्द है। आप बताओ शब्द से हमने क्या निकाला? वर्णों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो। प्रति, आ, बे, भर, ये भी तो ऐसे शब्द हैं जिनका अपना अर्थ होता है, इनको उपसर्ग कहते हैं। तो क्या उपसर्ग शब्द होते हैं? हाँ, उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द। याद रखना है। और जब पूछेगा कि प्रत्यय क्या होते हैं तो आंसर में आपको मिलता है शब्दांश। वो शब्द नहीं होते, वो शब्द के अंश होते हैं। जैसे शब्द लिखा है महत्व, त्वय अपना अर्थ नहीं है लेकिन शब्द का हिस्सा तो है, अंश तो है, अंश, हिस्सा। उपसर्ग क्या है? शब्द। और प्रत्यय क्या है? शब्दांश। शब्द क्या था हमारा? प्रत्येक। और प्रत्येक में लगा हुआ जो शब्द है वो क्या है? उपसर्ग प्रति, प्रति प्लस एक। टुकड़े कर दिए हमने, संधि भी बता दो तो अब ई प्लस ए, और जब ई और ए को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? ये। बोल करके देखो, ई और ए को एक साथ बोलना है, हो जाएगा ये वाली आवाज आएगी।
और ये के पहले आधा अक्षर है। जब विकार जो बनता है, विकार क्या होता है? विकार होता है, इसको विकार कहते हैं। इन दो को मिलाने पर जो बने उसको विकार कहते हैं, उसी को संधि कहते हैं। क्या है संधि? क्या दो शब्दों का योग है संधि? नहीं, दो शब्दों का योग तो समास है। दो वर्णों का विकार, दो वर्ण थे, इनको जोड़ा जो भी बना उसको कहते हैं संधि। ये है संधि। कितने प्रकार बताए हैं संधि के? 3। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है पथभ्रष्ट में बता दो कौन सा समास होगा। पथभ्रष्ट में समास पूछ रहा है। पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? जल्दी बताओ भाई। तत्पुरुष। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट से जब समास आपसे पूछे तो आप उस शब्द के टुकड़े करिएगा, अर्थपूर्ण टुकड़े। किसका मतलब क्या है? बाकी उसमें शब्द जोड़ने का प्रयास करो, उसको विस्तृत बनाओ, विस्तृत, उसमें कुछ शब्द जोड़ लो। अब देखो जो शब्द जुड़ा है वो क्या कहता है। उसमें अगर कोई विभक्ति चिन्ह जुड़ा है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास के 6 प्रकार है, उनमें एक प्रकार है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में से प्रसर्ग जुड़ा हुआ होगा, और जो से प्रसर्ग होगा वो या तो तुलना कराने के रूप में होगा। तुलना, तुलना। मोहन सोहन से लंबा है, कंपेयर हो रही है से, सोहन से। आपने मुझे हानि से बचाया, हानि अपादान है, रक्षा के रूप में होना चाहिए, रक्षा के रूप में, तो हानि। हिरन शेर से डरता है, शेर से, शेर कैसा है? अपादान तत्पुरुष समास है। मैं गुरुजी से हिंदी पढ़ता हूं, गुरुजी से सीखने के रूप में हो जाए। या तो पत्ता पेड़ से गिरता है, अलग होने के, अलग होने के। चूहा बिल से बाहर निकला, से अलग हो गया, से का प्रयोग। रक्षा करने, तुलना करने, डरने, निकलने, सीखने, अलग होने की स्थिति में से का प्रयोग अगर हो जाए तो आपको अपादान तत्पुरुष लगाना है। और यदि से का प्रयोग हेल्प के रूप में हो जाए तब आपको कर्ण लगाना है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, मैं पेन से लिखता हूं। बताओ, लिखना के लिए पेन की हेल्प ली गई। अब यहाँ अलग तुलना रक्षा कुछ नहीं हुआ, यहाँ हेल्प भी है। हेल्प के रूप में आएगा तो कौन सा होगा? करण, क्योंकि करण का मीन्स ही होता है साधन। बताओ, पेन साधन नहीं है क्या? है ना, साधन, लिखने का साधन है, हेल्प भी है इसकी। साधन को क्या कहते हैं? करण कहा जाता है, साधन को ही करण कहा जाता है। अगला है वह भूख से बेचैन है। वाक्य है इनका, वह भूख से बेचैन है। आप बताओ इसमें कौन सा कारक लगाओगे? वह भूख से बेचैन है, कौन सा कारक होगा? जल्दी बताइए। वह भूख से, करण लगाएं या अपादान लगाएं? करण, उसकी बेचैनी का कारण है करण, यानी भूख। कौन सा लगा दें? कर्ण कारक हो जाएगा। आगे है नीलिमा के पास चटकीले कपड़े हैं। इस वाक्य में चटकीले शब्द कैसा विशेषण है? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। चटकीले परिमाणवाचक तो है नहीं, वहां पर तोला जाए, संख्यावाचक तो है नहीं, संख्यावाचक गिना जाए, सर्वनामिक भी नहीं है, वे यह उनका उन्हें ये भी नहीं है, एक ही बचा गुणवाचक। चटकीले, चटकीले कपड़े तो कैसा होगा? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। आगे बताइए, गीता सो रही थी। इस वाक्य में कौन सा काल है? गीता सो रही थी वाक्य किस काल का है? काल बताना है, काल का। कौन से काल का वाक्य है ये? गीता सो रही थी, जल्दी। काल, भूतकाल के तो 6 प्रकार हैं। गीता सो रही थी, आप बता दो जल्दी कि कौन सा काल है? भूत, पूर्ण हो जाएगा। एक बात तो देखो, रही थी, जब मैं ऑफिस गया तो गीता सो रही थी, और जब मैं गया तो मैं तो उसको सोती छोड़ आया, उसकी नींद पूरी ना हुई। अपूर्ण थी उसकी नींद। क्यों नहीं लगाते अपूर्ण, है ना? जब मैं वहां से गुजरा, बच्चे खेल रहे थे, मैं उनको खेलते छोड़ाया, उनका मैच पूरा नहीं हुआ था, तो अपूर्ण था।
पूर्ण भूतकाल, भूतकाल की बात है, ये तो आपने बताया दिया कि भूतकाल, मैंने पूछा था कि भूतकाल का भी कौन सा प्रकार है। आगे बताओ, ये वाक्य सकर्मक है या अकर्मक है? गीता सो रही थी, सकर्मक है या अकर्मक है? अकर्मक। कहाँ होता है अकर्मक? बोलिएगा, अकर्मक कहाँ होता है? जब किसी का प्रभाव, किसी का नहीं, क्रिया का, किसी का कर रहे हो, क्रिया का प्रभाव। सोना इस वाक्य में क्या है? क्रिया है। खाना, नहाना, धोना, ये सब क्रिया है, तो सोना क्रिया नहीं है क्या? सोना भी तो क्रिया है। और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तब तो होती है सकर्मक, क्योंकि कर्म के साथ। जैसे अगर ये कहा जाए कि मोर ने सांप को मार डाला, मोर ने सांप को मार डाला, मोर तो है कर्ता, मारना है क्रिया, और किसको मारा कर्ता ने? सांप को। कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव सांप पर पड़ा, कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव सांप पर पड़ा है, ये कर्म है, ये कर्म है, तो सकर्मक होगा। अगर आप बताओ, गीता क्या है? कर्ता। इस वाक्य में मोर कर्ता था, तो गीता यहाँ क्या है? कर्ता है। उसने क्रिया कौन सी की? सोने की, और सोने का प्रभाव किस पर पड़ा? गीता पर ही पड़ा। जब कर्ता पर ही पड़े तो कैसी है? अकर्मक है ना, कर्मी नहीं है वाक्य में। रेलगाड़ी दौड़ती है, बोलो जल्दी, अकर्मक। सांप रेंगता है, माता ने बच्चों को खाना खिलाया, सकर्मक। पहचान लोगे?